भाई गांधी जी अनशन करें, बीडी अग्रवाल अनशन करें, जयप्रकाश बाबू अनशन करें, अन्ना हजारे अनशन करें, वांगचुक अनशन करें, नेता अनशन क्यों नहीं करते जो चुनाव लड़ते हैं? अभी विवेक जी कह रहे थे कि 2018 से या 2008 से राहुल गांधी जी बेचैन थे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, दिस होना चाहिए, दैट होना चाहिए। तो राहुल गांधी जंतर मंतर पर क्यों नहीं बैठ गए? अच्छा, उनके पास तो पार्टी ऑफिस भी, उन्हें जंतर मंतर की भी जरूरत नहीं, एक तखत डाल देते भाई, और भाई बहन वहीं बैठते, कहते प्राण दे दूंगा जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आज तक कोई बड़ा नेता क्यों नहीं अनशन पर बैठा? मैं इसी से हैरान हूं। सब काजू बादाम खा रहे हैं राष्ट्र की चिंता में, हैं? बोले भाई साहब हम तो केवल ड्राई फ्रूट ले रहे हैं। क्यों? बोले राष्ट्र की चिंता इतनी है। कोई नेता क्यों नहीं अनशन पर बैठा भारत में? नावेद को बताओ। मुलायम सिंह कभी बैठे? कांशीराम बैठे? मायावती बैठी? कल्याण सिंह बैठे? प्रमोद तिवारी बैठे? वो हर बात पर बाइट देते हैं। यूथोपिया में एक बंदर गिर पड़ा छत से, प्रमोद तिवारी से बाइट ले लो। बोले हाँ मैं ये कहूंगा यूथोपिया में पर्यावरण की समस्या है। क्या आप मुझे बताओ, ये कोई बैठा कभी देश में? कभी कोई बैठा? जवाहरलाल जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी कभी बैठे क्या? इतने वर्षों राज किया, क्यों नहीं बैठते? बैठने के लिए दूसरा बुड्ढा ढूंढ लाते हो क्या? बोले इधर देखो, बोले ये आदमी शकल सूरत से ठीक लग रहा गुरु है, इसको टोपी लगा के देखो, बोले फोटो ले इसकी, बोले हाँ ये चल जाएगा, बोले ले आओ इसको अन्ना बना देते हैं। अन्ना बना दिया। अन्ना ढूंढा गया था, पता है ये बात अरविंद सिंह? आपको पता है ये बात? अन्ना का कैरेक्टर ढूंढने निकले थे लोग। मैं यहां खुलासा नहीं करूंगा। देश के कई हिस्सों में गए, फिर जब अन्ना मिले बोले यही है, ये बिकेगा, लेके आओ इसको। क्या मैं सच बोल रहा हूं? सब काजू खा के कहते हैं कि भाई साहब मन बड़ा खिन्न है देश की स्थिति देख के। तो अनशन पे बैठो ना राजघाट पे यार। एक आध नेता अगर मान लीजिए कुर्बानी दे दे देश के हित में, उपवास करते हुए निकल जाए, तो उसकी पार्टी चमक नहीं जाएगी। लेकिन नेता नेता होता है नावेद बाबू, वो सोचता है कि नाश पीटे अगर मैं ही मर गया तो पार्टी चमकने से फिर क्या फायदा मुझे है? मैं क्या अनशन पे बैठूं? नावेद जी या विवेक जी ने बताया कि पिछले 10-15 साल से राहुल जी रात में नहीं सोते थे, उठ के बैठ जाते थे, कहते थे शिक्षा व्यवस्था की चिंता है, लेकिन अनशन पर कभी नहीं बैठे। किसी दिन ब्लैक कॉफी लेके बैठ जाते हैं अनशन पे। मैं लिख के दे रहा हूं, राहुल गांधी अनशन करके देख लें, 10 दिन तक हो सकता है ये रत्नेश की पार्टी वाले लिफ्ट ना दे, 15 दिन तक ना दे, 20 दिन तक ना दे, लेकिन उसके बाद जब तबीयत खराब होगी तो इनको भी झुकना पड़ेगा। लेकिन आप हिम्मत तो करो, करेजा तो दिखाओ। नेता नहीं बैठते भाई साहब, कभी नहीं। सब मटर पनीर, शाही पनीर खा रहे हैं और करे हाँ वांगचुक तुम्हारा ठीक है, तुम अनशन करो। क्या बोले वांगचुक मर भी जाएगा, लद्दाख भला यहां क्या फर्क पड़ रहा है एटा में और अमेठी में। खैर रत्नेश जी, भाई आपकी पार्टी की तो बड़ी थुक्का फजीयत हो गई, नहीं ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और एक बात बता दें, मेरी अपनी समझ हो सकता है गलत साबित होगी तो मैं माफी मांग लूंगा, मैं नेता तो हूं नहीं कि झूठ सच बोलूं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जैन जी के मन में आपके लिए राई रत्ती कोई पॉजिटिव साइन नहीं आया है क्या? मैंने तमाम बच्चों से बात की, उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो प्रधान को हटा दिया। बोले हटा नहीं दिया, हटाते नहीं तो क्या करते? बोले अपनी मर्जी से थोड़ी नहीं हटाया। ना 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 ना, तो मतलब कुर्बानी भी हुई और पुण्य भी नहीं मिला। कुर्बानी भी हुई, ऐसे गलत टाइम पे आपने कुर्बानी की,
कि उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। रत्नेश बाबू, कुर्बानी के लिए तिथि देखी जाती। नावेद जी से पूछो, बकरीद पर कुर्बानी करोगे तभी पुण्य मिलेगा क्या? आप नरक चौदस में कुर्बानी करोगे तो पुण्य थोड़े मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान की कुर्बानी करनी थी तो 15 दिन पहले कर देते, प्रधान भी तर जाते, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनते। अब वो समस्या मालूम क्या हो गई है अरविंद जी, आप तो संघ परिवार को जानते हैं। अब समस्या हो गई, इसको भी लिख के रख लो, मेरी बात गलत नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान को ऐसा साल भर तक ऐसा कोई पद भाजपा आरएसएस सरकार तीनों मिलकर नहीं दे सकते जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को मंच मिले और फोटो आए उनकी। बीजेपी जानती है इनकी फोटो आएगी तो जैन जी फिर नाराज होगा। तो काहे को कुर्बानी कराई रत्नेश जी? थोड़ा 15 दिन पहले कुर्बानी करा देते, धर्मेंद्र प्रधान देश में जहां जाते लड़के इनको माला से लाद देते और आपका भी चेहरा सुर्खरू होता। किस उसमें थे रंगबाजी में आप लोग भी? बोले देख लेंगे, बोले मर जाएगा बांध चुका रहा, बोले हमने बड़े देखे क्या। और बाद में हमने देखा नड्डा जी वो दोनों बच्चों को बिल्कुल कल तक इन्हीं नड्डा जी से अच्छे अच्छे लोग हाथ नहीं मिला सकते थे जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। गलत तो नहीं कह रहा अरविंद जी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। रत्नेश को भी इनसे मिलने के लिए हो सकता 15 दिन जोड़ तोड़ करनी पड़ती, तब दर्शन हो पाता। दो बच्चों ने बगल में कुर्सी डाल के ठाठ से बोला हाँ भाई आओ, थैंक यू। रत्नेश जी, जी आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता के लिए सबसे जय श्री राम जी। देखिए, अमिताभ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी और व्यक्ति के ऊपर सदैव जनहित को रखती है और जनता की मांग और उनका हित देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो राजनीतिक उत्तरदायित्व का उदाहरण देते हुए जो अपना इस्तीफा दिया, ये सभी दलों के लिए एक सबक है कि आप सब भी अपना राजनीतिक उत्तरदायित्व समझे। और दूसरी बात, अमिताभ जी इस्तीफा मांग रहे थे, युवा इस्तीफा दिला दिया गया। युवा की जो अन्य मांगे थी वो भी हमने मांगी और उस पर हमने जो प्रतिनिधि आए थे युवाओं के उनसे कहा कि आप एक अपना चार्टर बना के दीजिए शिक्षा में सुधारों का, जो आपके सुझाव है उनको साथ बैठ के बातचीत करेंगे और उनसे लागू। लेकिन अब दूसरी बात क्या है, ये विपक्षी दल थे अमिताभ सर जो लगातार सदन को बाधित कर रहे थे, क्या ये विपक्षी दल अब सदन के सुचारू रूप से चलने में सरकार का सहयोग करेंगे या अपनी आदत के अनुसार सदन को बाधित करेंगे और जनहित के कानूनों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करेंगे? दूसरा बिंदु। तीसरा एक बड़ा मजेदार बिंदु है अमिताभ जी, ये जंगी ज्यादा है कि इसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी दलों को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमसे बड़ा खतरा उनके लिए है, हमसे ज्यादा चुनौती वो उनके लिए बनेंगे। कैसे बनेंगे अमिताभ जी? अब जब उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री चुनते वक्त ये जंगी पूछेगा कि भैया बाप दादा की विरासत छोड़ो, अपना सामाजिक राजनीतिक योगदान बताओ, आपने क्या किया ताकि हम आपको मुख्यमंत्री चुने। आपने भारत में कौन सा आमूलचूल परिवर्तन करा दिया सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पे कि हम आपको मुख्यमंत्री चुने? तो अखिलेश यादव भी ये जंगी आपसे भी पूछेगा कि बाप दादा मुख्यमंत्री थे, इसी कारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो मुख्यमंत्री बने रहोगे, ये नहीं चलेगा। और यही 29 में राहुल गांधी से भी पूछेगा कि भैया जरा बताओ आपके अंदर कौन सी योग्यता है, आपने वो कौन सा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन कर दिया जिससे आमूलचूल परिवर्तन आ गया और हम आपको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे कांग्रेस में सपोर्ट कर देंगे। आपके तो बाप दादा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो आप ही कौन सा कर लेंगे? अब अरविंद केजरीवाल जी से भी पूछा जाएगा कि जब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे नहीं होंगे तो आपकी पार्टी चलाएगी, ये भी अब नहीं चलेगा। ये जल्दी जानते जाएगा। अरे सरकार से कुछ पूछिए, सरकार में बैठा होता है, सब विपक्ष सवाल करेंगे सब। विवेक जी ने आपसे भी सुना करिए, 27-28 मिनट मैंने इंतजार किया, इसीलिए कांग्रेस सत्ता नहीं आती। थोड़ा सा सुना करिए, ये लोकतंत्र सुनाता है, तंत्र की सुनता नहीं, ठीक है? अभी 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 सुनने की आदत डाली, अभी जंगी पूरा सुनाने की नहीं है। मैं जंगी से थोड़ा ऊपर वाला हूँ, मेरे में मिजाज भी उसी तरह से, कहीं मैं आपको ना सुना दूँ। तो अब ये जल्दी जानते हैं क्या पूछेगा अमिताभ जी कि भैया अब आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि आपके बाप दादा थे, अब इसी जंगी के पहले के परिवार का कोई बेटा बाप दादा किसान थे, खेती करते हैं, वो देश की सत्ता संभालेगा।
तो कांग्रेस वालों असली चुनौती नहीं आपके रत्नेश लिए जी, सारी बात ठीक है, सारी बात ठीक है। मैं एक लाइन पे एक प्रश्न पर उत्तर चाहता हूं, बाकी तो आपने बता दिया, सबकी लानत मलानत करी दी। अगर धर्मेंद्र प्रधान का बलिदान 15 दिन पहले कर देते तो कौन मुश्किल थी, सब तरफ जय जीत होती आपकी। नहीं, ये जी, पूरा एक- नुकसान करा के हैं, और लंबे समय तक के लिए नुकसान की व्यवस्था करा के प्रधान को क्यों बलिदान किया, ये मैं समझना चाह रहा हूं। बस बाकी तो कहानी ठीक ही ठीक है। देखिए अमिताभ जी, जी। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर किसी भी चीज को लेकर आरोप लगते हैं तो हमारा संविधान भी कहता है कि भैया जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तो फिर काहे हटाए, सिद्ध तो हुआ नहीं अभी कोई आरोप, फिर क्यों हटाया? नहीं बिल्कुल क्यों नहीं हुआ भाई, एथिकल तौर पे उन्होंने जिम्मेदारी ली। तो ये पेपर अरे लीक हुआ चाचा, था ना। मैं पूछ रहा हूं पेपर लीक तो एथिकल हुआ था। तौर पर जिम्मेदारी 15 दिन पहले क्यों नहीं ले ली? कल थोड़ी ना घटना घटी थी कि कल इस्तीफा इसलिए दे दिया, 15 दिन पहले क्यों नहीं, ये समझ आई। मैं समझना चाह रहा हूं, भागवत जी, मोदी जी, नितिन नवीन और आपके विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, वनवासी कल्याण परिषद, सबके नेता बैठ के एक साथ फैसला क्यों नहीं कर लिए? 36 संगठन संघ के जितने हैं, अरविंद जी 36 संघ ज्यादा हो गए, 36 है ना, हाँ 36 बैठ के एक साथ क्यों नहीं फैसला कर लिए, क्या करना है? देखिए अमिताभ जी। जी, मुझे नहीं लगता है कि संघ के अन्य अनुशंसित संगठनों का कोई हस्तक्षेप इसमें था। हस्तक्षेप सरकार को करना था, भारतीय जनता पार्टी को करना था। हमने जब युवाओं से बात ठीक है, की, और रत्नेश एक रत्नेश का चीज- भविष्य एक चीज- उज्जवल है। अमिताभ जी मेरी बात कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा। जी। और एक चीज और सरकार और युवा दोनों ने इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाई। जैसे ही युवाओं को ये लगा कि विपक्षी दल इसका राजनीतिकरण करेंगे, तुरंत युवाओं का प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिला, उन्होंने अब सरकार से अपनी बात कही और हमने उनकी बात को मानते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया और उनकी अन्य बातें भी मानी। ठीक, जब तक ये हमारे ठीक, पास बातचीत के लिए नहीं आए ठीक, थे तब तक अभी कोई रुकना हल होगा, नहीं अभी निकल रुकना रहा था, होगा। जब से बातचीत करने आए थे। ठीक है रत्नेश का भविष्य उज्जवल है, समझदार प्रवक्ता बन रहे हैं, लेकिन एक तकनीकी गलती कर गए वो। कॉकरोच जनता पार्टी सरकार के पास नहीं गई थी, सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के पास आई थी कि तुम्हें हमारी कसम आ जाओ। क्या दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने सरकार का संदेश उन तक पहुंचाया था, इसलिए ठीक, बाकी सब ठीक है, अच्छा है। रत्नेश जी ने कहा कि संघ के लोग इसमें नहीं आते हैं, इस केवल भाजपा का और सरकार का विषय है। ये बात कई बार आ चुकी मेरे पत्रकारी जीवन में अरविंद जी। एक बार मैंने इसका तथ्यात्मक उत्तर दे दिया था हमेशा के लिए। अब ये नए हैं तो इनके सामने भी देना मेरा फर्ज है। संघ की एक सालाना बैठक होती है, जितने भी लोग ये प्रचार करते हैं संघ से क्या मतलब, वो सांस्कृतिक संगठन है और हम लोग राजनीतिक है, दिस है दैट है, बस राम जुहार है, ब्ला ब्ला ब्ला, उनको मैं हिंदी में समझा दूं हमेशा के लिए, फिर दोबारा ना पूछना भाई। संघ की एक वार्षिक बैठक होती है, उसमें संघ के 3600 ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स आते हैं, हेड और संगठन मंत्री। अरविंद जी गलत हो तो टोक दीजिएगा। वो सब वार्षिक प्रतिवेदन सरसंघ चालक के चरणों में समर्पित करते हैं, उसमें भाजपा भी जाती है। गलत तो नहीं कहा अरविंद जी? सरसंघ चालक ऊपर बैठते हैं और बाकी सब नीचे बैठते हैं। जैसे अभी होगा तो नितिन नवीन और बीएल संतोष अपना फाइल लेके जाएंगे, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो फाइल तो बॉस को ही दी जाती है कि गुड्डू पान वाले को प्रतिवेदन दे आएंगे। यार जब बात करते हैं झूठा क्या बोलते हैं, झूठ बात। आरएसएस के लोगों को कितना कष्ट होता होगा कि हम 4 बजे ठंड में ध्वज प्रणाम करते करते बुढ़ा गए हैं, नमस्ते सदा मसले, अब तो फुल पैंट हो गई, पहले तो हाफ पैंट थी ठंड में, सोचो। और ये भाजपा ही कह रहे कि नहीं वो हमारा अलग है। ऐसा ना कहो महाराज, ठीक है। नावेद शिको, वही सवाल, भारत में किसी राजनेता ने कभी अनशन क्यों नहीं किया? अनशन के लिए ये फ्रीलांसर क्यों लाए जाते हैं? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी में उसको ढूंढ लाई, और जो उसके बाद जब से वो लोग राजनीतिक हुए तब से आपने देखा कि सिसोदिया ने अनशन किया हो? नहीं। केजरीवाल ने किया हो? नहीं। केजरीवाल जी कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या? जबकि प्रधान डायरेक्टली कहीं भी आरोपित नहीं, ठीक? प्रधान वैसे ही आरोपित है जैसे रेल दुर्घटना में रेल मंत्री, ठीक?
लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी तो कोर्ट से आरोपित थे शराब घोटाले में। उनने कहा था मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, देखें माइकल लाल कौन हमको हटा देगा। क्या जो जेल से सरकार चला रहे थे वो भी इस्तीफा मांग रहे थे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो। नवैशी को देखिए, राहुल गांधी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने गए कुछ क्षण कुछ टाइम के लिए, और उनको धक्का मुक्की में 2 बूंद उनके नाक के से खून निकल आया और उनके पैजामे में थोड़ी मिट्टी भर गई। आप मान के चलिए कि वो तस्वीर और वो खबर जो है पूरी, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, सारे देश की मीडिया ने उसको पूरे में ट्रेंड करने लगी, सारे न्यूज चैनल पे चलने लगी। और राहुल गांधी को एक गरीबों का मसीहा, मिट्टी लगी हुई है, खून निकल रहा है। तो आप इससे कल्पना करिए, जो आप कल्पना कर रहे हैं कि अगर वो अनशन पे बैठ जाइए, अगर वो अनशन पर बैठ जाते तो शायद उनको और अच्छी कवरेज मिलती, वो भी एक विरोधियों के नायक के तौर पर उभरते। लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं करता है, वो थर्ड पार्टी का इंतजार करता है। थर्ड पार्टी हाँ, का कैसे जैसे इंतजार करता बीमा है? कराते हैं ना, तो वो कार में बीमा कराने जाते हैं कार का, तो वो पूछता थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लोगे, तो ये थर्ड पार्टी क्लियर है जी कि वहां होता क्या है। देखिए, एक तो पहली चीज, जो देश की जनता है वो पार्टी नहीं बनना चाहती है, वो ये नहीं चाहती है कि हम किसके पक्ष में खड़े हैं, ना वो विरोधियों के पक्ष में खड़ी होना चाहती है। ठप्पा लग जाता है ना, ये सपाई आदमी है, ये कांग्रेसी आदमी है, ये भाजपाई, वो ये कहते हैं कि अगर हम सपा के या कांग्रेस के नेतृत्व में चले जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि साहब ये कांग्रेसी है। उसे बड़ी चिढ़ है कि पार्टी का नाम, तो वो अपने जब भी प्रदर्शन करती है तो किसी पार्टी से बचना चाहती है। दूसरी बात, इस मौके का रायता जरूर फैला देती है, और जो आपने बात कही कि जब रायता फैल जाता है तो सत्ता पक्ष का नुकसान होता है। होता क्या, जैसे मैं स्टेशन, चारबाग स्टेशन पर मैंने कुली को 200 रुपए दिए, मैंने कहा ये बोझ जो है मेरी गाड़ी तक रख दो। अब मेरा लाखों रुपए का जो मेरा बैग थे वो पहुंच गए, 200 रुपए में काम बन गया मेरा। जैसा कि अन्ना आंदोलन में हुआ था कि रायता फैला दिया गया कांग्रेस के खिलाफ, और भाजपा साइलेंट थी, लेकिन भाजपा को फायदा मिला। और 200 रुपए कैसे मिले केजरीवाल को? कहा कि भैया हम तो पूरे देश में आ रहे हैं, भाजपा ने कहा गया, एक अंडरस्टैंडिंग थी, और एक राज्य में, छोटे से राज्य में हम तुम्हें दे रहे हैं। तो आने वाले समय में यही हो गया कि रायता इन काकरोचों ने फैला दिया है, नौजवानों ने फैला दिया है, इसका फायदा विपक्ष उठाएगा और छोटा सा हिस्सा भी इनको दे दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय, जैसे टैलेंट हंट नहीं होते, टीवी पे आते हैं बच्चे, आते हैं स्टूडेंट है, गाना गा रहे हैं, प्रोफेशनल सिंगर बन जाते हैं, तो वो लोग कहेंगे मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, मेरा इंटर भी है, मेरा हाई स्कूल भी है, और मैं चुनाव भी लड़ रहा हूं। एक ऐसी पार्टी बनेगी जिसमें 18 से 35 साल के बच्चे होंगे, वो पढ़ाई भी कर रहे होंगे, नौकरी भी ढूंढ रहे होंगे, और चुनाव भी लड़ रहे होंगे, और पार्टी भी। तो उनको अभी हिस्सेदारी, ये ऐसी तस्वीर शायद सामने आए, और छोटे मोटे राज्य से वो एक्सपेरिमेंट करें। वो पूरे देश में तो संगठन एकदम से बना नहीं सकते। केजरीवाल जैसे इंसान ने 2-4-6 महीने में बना लिया था, और चुनाव वो जीत भी गए थे, छोटा राज्य था दिल्ली। इसी तरीके से मुझे तस्वीर नजर आ रही है कि भाजपा के खिलाफ माहौल फैलने के बाद में इसका सपोर्ट विपक्ष करेगा। इनकी कहीं ना कहीं विपक्ष में एक सत्ता की हिस्सेदारी होगी, ये कहीं चुनाव लड़ेगा छोटे मोटे राज्य में, ये काकरोच और नौजवानों का, और उसमें नौजवान पढ़ाई करने वाले होंगे कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं और चुनाव भी लड़ूंगा, जैसे ना कि मैं गाना भी गा रहा हूं। फिर तो पढ़ाई की जरूरत नहीं। ठीक नावे जी जो कह रहे हैं, उसके बाद अगर चुनाव लड़ लिए और जीत गए तो उसके बाद पढ़ाई की जरूरत ही नहीं, फिर आप यूनिवर्सिटी खोलो, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, भगवान का नाम लो, फिर आप यूनिवर्सिटी खोलो, उसके आजीवन कुलाधिपति बनो। हाँ भैया की बात है, चुनाव जीतने के बाद भी पढ़ेंगे तो काय के चुनाव लड़ेंगे? बुड़वक हैं। नेता बनता ही आदमी इसलिए कुछ ना करना पड़े और काजू वगैरह आते रहे, अंजीर का जूस वगैरह चलता रहे। अरविंद जी भी देखो मुस्कुरा रहे।